नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस रजत खंडेलवाल परिवार के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की साइंस। और साइंस में पर्यावरण की ये लास्ट क्लास होने वाली है, जो कि करंट से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। जैसा कि आपको क्लासेस में मज़ा आ रहा है, उसी तरीके से इस क्लास को भी हम शुरू करेंगे, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे जैव विविधता और सतत विकास। तो जैसा कि हमने कल बात की थी कि जैव विविधता कैसे, कि जीवों में जिस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, अलग अलग जीव जिस तरीके से एक साथ रहते हैं, छोटे से स्थान पे बहुत सारे जीव जंतु रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे। तो उसी के क्रम में आज हम चलते हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्लास बड़ी होने वाली है इसलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जीवों को रखा किस प्रकार से जाता है। तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे कि रखा किस प्रकार से जाता है। इनको दो तरीके से रखा जा सकता है, एक तो स्वस्थाने और दूसरा होगा बहिस्थाने। यानी कि जीवों को दो प्रकार से हमें संरक्षित किया जाता है। स्वस्थान कौन से होते हैं? इन सिटू, यानी कि ऐसा संरक्षण जिसमें संकटग्रस्त प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवास में मानव द्वारा संरक्षित किया जाए, कि जो जीव जंतु होते हैं उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में, जिस तरीके के आवासों में वो रहते आए हैं, उसी तरीके का आवास उनके लिए बनाया जाए और मानव द्वारा उसमें संरक्षण किया जाए और उस तरीके की अनुकूल परिस्थितियाँ और सुरक्षा उनके लिए उपलब्ध कराई जाए। तो ये स्वस्थानीय संरक्षण होता है। तो स्वस्थानीय कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थान के तहत कौन कौन से आते हैं। एक तो आता है जैसे जीवमंडल रिजर्व, इसको बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। थोड़ा सा इंग्लिश नेम आपको पता होना चाहिए कि जीवमंडल रिजर्व को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स, और अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संरक्षण रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आदि, ये सब किस में आएंगे? स्वस्थानों में। जैसे कि जिसमें जीव जंतु पहले रहते आ रहे थे उसी प्रकार के उनको संरक्षण दिया जाए, कि जैसे उनके आवास होते हैं उसी तरीके के आवास इसके अंदर उपलब्ध कराए जाते हैं, जीवमंडल रिजर्व में, राष्ट्रीय उद्यान में, अभ्यारण्य में और संरक्षण रिजर्व में। तो ये तो हो जाएगा आपका स्वस्थानीय। और बहिस्थानीय में क्या आएगा? बहिस्थानीय में आएगा कि ऐसी विधि में, इस विधि में संकटग्रस्त पादप तथा जंतु प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण दिया जाए। इनके लिए एक कृत्रिम आवास बनाया जाएगा, वो कहलाएगा बहिस्थानीय। और ये कृत्रिम आवास कौन कौन से हो सकते हैं? ये कृत्रिम आवास हो सकते हैं जैसे कि वानस्पतिक उद्यान यानी कि बोटनिकल गार्डन, बीज बैंक, बीज बैंक के अलावा जीन बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, टिश्यू, और ये चिड़ियाघर एक्वेरियम, चिड़ियाघर और एक्वेरियम आदि। इस तरीके के जो स्थान है ये किस में आएंगे? बहिस्थानीय। वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, चिड़ियाघर और एक्वेरियम। सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। तो स्वस्थानीय और बहिस्थानीय आपको पता, डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में हम कुछ बातें करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, ये सब अब आपका थोड़ा सा चैप्टर जीके का चलेगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको पहले से इसमें बहुत सी चीज़ें याद होगी। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? कि वे प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों व प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। आपको राष्ट्रीय उद्यान तो पहले से याद होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान की, जैसे कि कांजीरंगा कहाँ पर है या सुंदरवन कहाँ पर है, ये तो आपको याद होगा। लेकिन साइंस के परिप्रेक्ष्य में आपको ये याद करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय उद्यान की शर्तें क्या क्या होती है। शर्त ये होती है कि एक तो उसमें ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों व प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। ये तो संरक्षण तो हम कर रहे हैं, तो संरक्षण तो किया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि यहाँ पर पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें पालतू पशुओं की चराई पूर्णतः वर्जित है। ये आपको एक खास बात ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपकी साइंस की बुक में दिए हुए हैं, वो सारे राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा भी कई राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो आपको वैसे भी कहीं ना कहीं जीके में, ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो कांजीरंगा, कम से कम इतने तो आपको याद करने ही है जो इसमें दिए हुए हैं। ये तो आपको एज इट इज सारे के सारे याद होने चाहिए कि कांजीरंगा कहाँ है? असम में। आपको राज्यों के नाम याद होने चाहिए। कांजीरंगा असम, गिर गुजरात, गिर आपको पता है गुजरात में। फिर ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालय कहाँ पे हो सकता है? हिमालय ऊपर की दिशा में, तो हिमालय, ग्रेट हिमालय आपके पास में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद में बांदीपुर है कर्नाटक का, बांदीपुर कर्नाटक। सतपुड़ा के जंगल आपने देखे होंगे, सतपुड़ा के जंगल, तो इसीलिए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, एमपी में। फिर उसके बाद में सुंदरवन डेल्टा आप पढ़ते हैं, तो इसलिए सुंदरवन कहाँ पे होगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नाम से आपको पता लग रहा है कि कांजीरंगा असम, गिर गुजरात, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। कुछ और भी हैं कि रणथंबोर, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि रणथंबोर राजस्थान में, केवला देवी राजस्थान में, और कार्बेट, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट उत्तरांचल, या आप इसको उत्तराखंड से याद रख सकते हैं। इसमें आप एक खास बात ऐड कर लीजिए कि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही पहला
फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व भी यही है। और टाइगर रिजर्व की हम आगे बात करने वाले हैं, इसलिए ये भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको आज की क्लास में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एज इट इज़ आपको ऐसे कैसे नोट्स उपलब्ध करा दिए जाते हैं, तो फिर आपकी जो तारतम्यता है वो टूटती है, आपका ध्यान इधर उधर भटकता है। अगर आप यहाँ पे पेन से लिखते भी रहेंगे साथ में, तो आपका जुड़ाव बिल्कुल रहेगा। कुछ चीज़ें आप ऐड करते रहिए। साथ ही साथ एक खास बात और है कि कुछ कोचिंग वाले जो दूसरे हमारे नोट्स को सीधे सीधे कॉपी कर लेंगे, वो भी इस चीज़ से बच जाएंगे, क्योंकि उनको वो क्लास तो देखेंगे नहीं, वो नोट्स उठा के कॉपी कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें जो इसमें मिस्टेक्स है, वो मिस्टेक्स भी सेम की सेम कॉपी हो जाएगी, और कुछ चीज़ें जो हमने छोड़ी हुई है वो चीज़ें वो कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो क्या छोड़ी हुई है उसको अभी देखेंगे कि अभ्यारण्य, अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी, ये भी क्या होते हैं कि संरक्षित क्षेत्र होते हैं। हम संरक्षित क्षेत्रों की बात कर रहे थे कि अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र है। इसमें वन्य जीवों के शिकार और आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ये आपको याद रखने वाली बात है कि अभ्यारण्यों में वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते, और आखेट, आखेट वही शिकारी होता है, आखेट और शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध, पूर्ण प्रतिबंध होता है किसमें, अभ्यारण्य में। लेकिन एक खास बात यह है कि उसमें तो पशुओं की चराई पे भी, पालतू पशुओं की चराई पे भी पूर्ण प्रतिबंध था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें निजी संस्थाओं को कुछ स्थिति में प्रवेश की अनुमति होती है। कुछ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको कुछ एक कंडीशन में प्रवेश दे दिया जाता है। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि उनके द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप है वो रचनात्मक हो, और इससे वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मतलब वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि रचनात्मक हो और उससे वन्य जीवों पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, वो नेचर फ्रेंडली हो, नेचर फ्रेंडली हो तो उस तरीके के वहाँ पर क्रियाकलाप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को करने दे दिए जाएंगे, किसमें, अभ्यारण्य में। लेकिन शिकार और आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। तो अब कुछ अभ्यारण्यों की बात करेंगे कि अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। अभ्यारण्य जैसे कि नागार्जुन सागर, भारत के देखेंगे सबसे पहले कि भारत के नागार्जुन सागर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये ज्योग्राफी में आप सारे पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी नहीं, साइंस में जितने दिए हुए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग प्राणी विहार, हजारीबाग प्राणी विहार, और ये कहाँ पे, बिहार में, हजारीबाग बिहार, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, नाल सरोवर गुजरात, नाल सरोवर कहाँ है, गुजरात में। फिर मनाली, मनाली घूमने जाते हैं, वही मनाली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा प्राणी विहार, ये कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा यूपी। और केदारनाथ, केदारनाथ आपको पता है केदारनाथ कहाँ पे, उत्तराखंड में, उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो आपको ये तो अच्छे से पता होगा कि केदारनाथ उत्तराखंड में और मनाली हिमाचल प्रदेश में, ये दो तो आपको वैसे ही पता है। साथ में बचा नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, हजारीबाग बिहार, नाल सरोवर गुजरात और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। ये आपको एक्स्ट्रा याद कर लेने। साथ में हम पढ़ेंगे जीवमंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व। तो जीवमंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व वे प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, उनको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। अब इसमें आपको याद रखने वाली बात क्या है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, नीलगिरी है, जो कि 1986 में घोषित हुआ। ये आपको याद रखना है कि भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। ये आपका सीधे फैक्चुअल डाटा है कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी 1986 में। इसी तरीके से पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही है पहला टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में। आगे चलेंगे और कि वर्तमान में भारत में ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात चल रही थी, तो बायोस्फीयर रिजर्व वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने, 18। उस 18 में से कुछ काम के हम पढ़ लेते हैं कि ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार वाला कहाँ पे, ये है अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार से आपको नाम से पता लग रहा है। उसी तरीके से आपको थार का रेगिस्तान कहाँ पे, थार का रेगिस्तान राजस्थान में। ये दो तो आपको वैसे ही पता है। फिर सुंदरवन की हमने बात की थी, सुंदरवन, तो सुंदरवन कहाँ है, पश्चिम बंगाल, जैसे सुंदरवन डेल्टा, उसी तरीके से ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल। फिर नंदा देवी, नंदा देवी पर्वतमाला का भी नाम है, नंदा देवी से नमचा बरवा, आपको अच्छे से याद होगा। ये वो वाला नंदा देवी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है नंदा देवी, ये उत्तर प्रदेश। बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व नंदा देवी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। फिर नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी जो कि पहला था, यहाँ आपने देखा कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, और ये है आपके पास कर्नाटक और केरल में मिक्स रूप से, थोड़ा सा दोनों राज्यों की सीमा पे। फिर कांजीरंगा और मानस, ये दोनों कहाँ पे, असम में, कांजीरंगा और मानस, इनको भी याद रखना है। और आपका कौन सा बचे, कान्हा,
कान्हा मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको सीधे सीधे याद करना है। ग्रेट निकोबार आपको पता ही कि अंडमान निकोबार में, थार का रेगिस्तान आपको पता है राजस्थान में। अब बचा क्या, सुंदरवन भी आपको पता है पश्चिम बंगाल में। अब आपको याद रखना है कांजीरंगा और मानस कहाँ है, असम में। नीलगिरी कर्नाटक में, नीलगिरी कर्नाटक केरल के बीच में पहाड़ियाँ हैं। फिर नंदा देवी उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से भारत के कुछ ये बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर आगे चलेंगे, कुछ ईयर ऐसे हैं जो प्राधिकरण या कोई आयोग बना, कुछ जो अधिनियम बने, उनके आपको डायरेक्ट केवल ईयर याद रखने और कुछ भी नहीं। ईयर कैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम बनाया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, और ये बनाया गया था 2010 में, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। और उसके साथ में राजस्थान जैव विविधता अधिनियम। पहले तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया, भारतीय जैव विविधता अधिनियम बनाया गया 2002 में। सबसे मेन तो ये याद रखना कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम बनाया गया 2002 में, और उसके तहत ही फिर इस तरीके से अलग अलग जो ये जैव विविधता अभ्यारण्य और ये सारी चीज़ें इसके तहत फिर बनाई गई बाद में। तो सबसे पहले तो बनाया गया भारतीय जैव विविधता, और ये 2002 में। उसी के साथ में बनाया गया राजस्थान जैव विविधता। तो राजस्थान जब भारत में 2002 में बना, तो राजस्थान में ऑब्वियसली उसके बाद में बनेगा, बाद में जागेंगे। तो राजस्थान में कब बनेगा, 2010 में। ये 2002 में, तो ये 2010 में, ठीक 8 साल बाद। ये दो तो आप याद रख लेंगे, भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 और राजस्थान जैव विविधता अधिनियम 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, ये है 2010 में। फिर उसके बाद में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत यहाँ पे स्थापना की जाती है। आपके ये जो जितने भी आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि अभ्यारण्य पढ़ते आ रहे हैं या फिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो डिसाइड किए गए, ये सब डिसाइड किए गए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के, कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक विशेष स्थान बनाए जाने चाहिए। और ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम डिसाइड करता है, जो कि अधिनियम बनाया गया 1972 में। और वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1980 में। इसी के साथ में राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम 1986। अब आपको इसमें याद क्या करना है, सबसे पहले तो वन्य जीव सुरक्षा। भाई वन्य जीव सुरक्षा, ये अधिनियम कब बना था, 1972 में, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद में आपके पास में क्या बना था, भारतीय जैव विविधता, भारतीय जैव विविधता अधिनियम। तो भारतीय जैव विविधता अधिनियम आपके पास में बना 2002 में। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि राजस्थान जैव विविधता अधिनियम कब बना, 2010 में। ये दो याद हो गए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 याद हो गया। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये आपके हरित प्राधिकरण, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, ये है 2010 में। अब बचा क्या, वन संरक्षण 1980 में और राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व 1986 में। बस ये दो ही तो बचे, वन संरक्षण 1980 में, वन संरक्षण 1980 में और राष्ट्रीय जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम 1986 में। ठीक है, इन ईयर को आपको याद करना है। चलेंगे थोड़ा सा आगे। फिर अब वर्तमान में करंट से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जो कि आपको याद रखने, क्योंकि इस चैप्टर में ये तो आपके पास फैक्चुअल डाटा हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट होते हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा चांस इसमें करंट के क्वेश्चन आने के होते हैं, कि जैसे कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अब वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें तो आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, कच्छ गुजरात में। लेकिन टाइगर रिजर्व बिल्कुल अपडेटेड फैक्ट है, अभी जनवरी में अपडेट हुआ है, दिसंबर जनवरी में अपडेट हुआ है ये टाइगर रिजर्व। अब आपके पास में टाइगर रिजर्व कितने हो गए, 57। आपको ये याद रखना है कि 57 टाइगर रिजर्व हो गए। और 57वां कौन सा है, 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी टाइगर रिजर्व MP। आप ये समझ लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पास में उठ करके आ सकता है, क्योंकि करंट से भी रिलेटेड है और आपकी जैव विविधता से भी रिलेटेड है। कि टाइगर रिजर्व अब कितने हो गए, 57, और 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी MP। ये आप देख लीजिए, PIB की साइट में देख लीजिए, साइट से उठा करके आपके पास में मेन जो ये है कि 57वां टाइगर रिजर्व है आपके पास रातापानी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये बना था उसके बाद में RS का एग्जाम हुआ है, लेकिन फिर भी उससे पहले जो ये गुरु घासीदार तिमोर पिंगला, ये 56वां टाइगर रिजर्व था। ये पूछा गया 56वां टाइगर रिजर्व RS के एग्जाम में, यानी कि तब तक RS के पेपर छप चुके थे। और उसके बाद में ये लास्ट में ये बना है, ये मान लीजिए दिसंबर में बना है रातापानी, जो कि 57वां टाइगर रिजर्व है। और आपके जब तक जून में जब तक एग्जाम होगा तब तक के लिए बिल्कुल करंट फैक्ट होगा।
तो 57वां टाइगर रिजर्व, 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रातापानी। और जगह पूछी जाती है कि रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। दोनों चीज आपको याद रखनी, नाम और जगह और नंबर। 57वां है, नाम है रातापानी और जगह है एमपी, ठीक है। इसके साथ में आप 56वां भी याद रख सकते हैं। 56वां कौन सा है? गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ये 56वां है। 55वां आपको सबको याद होगा क्योंकि पुराना फैक्ट हो चुका है। 55वां धौलपुर करौली 2023 में बना था, ये राजस्थान में धौलपुर करौली, जो कि 5वां टाइगर रिजर्व था राजस्थान का। इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको भी याद रखना है कि 57वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो बना है कहाँ पे? रातापानी एमपी। इसके साथ में हम बात करेंगे कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व बना था 2023 में, जो कि अभी देखा हमने 2023 में, और उसका नाम था धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इससे पहले 4 टाइगर रिजर्व और थे, लेकिन अब बिल्कुल नया करंट फैक्ट ये है कि 6ठा टाइगर रिजर्व बनने को इसको प्रस्तावित था, इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये बहुत जल्दी, जब तक आपका ये हो सकता है कि एग्जाम आए तब तक ये बन जाए, और ये बन जाएगा 6ठा। प्रोसेसिंग में है ये, अभी तक ये प्रोसेसिंग में। तो ये प्रोसेसिंग में कौन सा है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व 6th। ये भी एक करंट फैक्ट है। 5वां तो है धौलपुर करौली, जो 2023 में बन चुका, ये तो बन चुका, और ये क्या है? प्रोसेसिंग में, अभी तक ये प्रोसेसिंग में। और ये कौन सा है? जब भी बनेगा ये 6ठा कौन सा बनेगा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये 6ठा हो जाएगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। आगे हम देखेंगे रामसर साइट्स। रामसर साइट्स कितनी है? ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि रामसर साइट भी अभी अभी अपडेट हुई है। ये जनवरी 2025 में अपडेट हुई है। अब रामसर साइट आपके पास में हो चुकी है 89। समय समय पर अपडेट होती रहती है, हर 2, 4, 6 महीने में अपडेट होती है, लेकिन ये बिल्कुल करंट अपडेट है जनवरी का। जनवरी में रामसर साइट कितनी हो गई है? 89 रामसर साइट हो गई। इससे पहले 85 थी, 85 के बाद में ये 89 हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि 4 नई रामसर साइट जुड़ी है। और वो 4 कौन कौन सी जुड़ी है? ये आप नाम देख सकते हैं कि सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य। नाम याद नहीं हो लेकिन जगह आप याद कर सकते हैं कि सक्कारा कोट्टई का है तमिलनाडु। येरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, या अब थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, येरथंगल उसका नाम है, येरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु। तो ये दो तो सक्कारा कोट्टई और येरथंगल, ये दोनों तो कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद में हम देखेंगे कि खेचे ओपरली, खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि, यह है आपके पास में सिक्किम में, और उधवा झील यह है आपके पास में झारखंड में। तो इस तरीके से 4 नई रामसर साइट शामिल होने के बाद में अब आपके पास में रामसर साइट कितनी हो गई है? 89 रामसर साइट हो गई आपके पास 89। टाइगर रिजर्व हो गए आपके पास में 57। ये दोनों बिल्कुल करंट अपडेट है, करंट फैक्ट है, पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि ये अभी अभी अपडेट हुए दिसंबर और जनवरी में। ये जनवरी में ही है, जनवरी 2025 में, ठीक है। 4 नई शामिल हुई है, पहले 85 थी, अब 4 नई शामिल हो गई। और 4 का क्या नाम है? सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और येरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, ये 2 तो तमिलनाडु में। उसके बाद में खेचे ओपलारी सिक्किम और उधवा झील झारखंड, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान 106, पहले से 106 थे, अब भी 106। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3, आपके नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3, जो कि कौन कौन से? केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। कितने राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3। और ये करेक्शन इसलिए कर लीजिएगा ताकि कोई दूसरा कॉपी करे तो उसको पता लग जाए कि यहाँ पे ये गलती है, वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको कुछ चीज़ें जानबूझ करके भी गलत डाल दी जाती है, ताकि सही कराने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। ये छोटी सी बात आपको सबको पता होगी। और बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीवमंडल नीचे, ये अभी हमने देखा कितने हैं? 18। जो ये बायोस्फीयर रिजर्व आपने देखे सबसे शुरू में, ये रहे बायोस्फीयर रिजर्व, ये कितने हैं? 18। तो कांजीरंगा असम में, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में और कान्हा मध्य प्रदेश में, ये 18 है। अगर आप चाहो तो इसमें पूरे 18 के 18 नाम याद कर सकते हो, क्योंकि वो मिलान करवाता है। या तो 4 आपको बायोस्फीयर रिजर्व दे देंगे और आपको मिलान करवाएंगे, या फिर आपसे सीधे सीधे जगह पूछ ली जाएगी। तो इस तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व, पर इसमें करंट फैक्ट आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से 56वां तो कौन सा था? गुरु घासीदास, और 57वां है रातापानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखेंगे कुछ प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह, साइंस की हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, तो आपको प्रतीक चिन्ह तो वैसे पता होंगे, लेकिन उनके साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। कि राज्य पुष्प आपको पता है कि रोहिड़ा है, राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राज्य वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है, और राज्य पशु 2 है, चिंकारा और ऊँट। चिंकारा और ऊँट, चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में,
आपको ऐसे पता है कि ऊँट को तो अभी बनाया गया था 2014 में, और चिंकारा हमेशा से पहले से था जो कि वन्य जीव श्रेणी में था। तो ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन आपको इनके नाम याद होने चाहिए। साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम आपको याद करने, और वैज्ञानिक नाम क्या क्या है जो पूछ लिए जाते हैं कि राज्य पुष्प रोहिड़ा है, और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेटा अंडुलेटा। खेजड़ी का नाम क्या है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ये आपने पहले भी देख लिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का नाम होता है। आपने खेजड़ी के बारे में अच्छे से बात की थी। लेकिन खेजड़ी को राजस्थान का गौरव और राजस्थान का थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। राजस्थान का गौरव और थार का कल्पवृक्ष, ये आपको ऑब्वियसली इतना तो पता ही होगा, लेकिन आपको नाम याद रखना है प्रोसेपिस सिनेरेरिया, रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा। इसी तरीके से राज्य पक्षी गोडावन। अब राज्य पक्षी गोडावन में भी एक खास बात है, हम बात कर रहे हैं जैव विविधता की, तो गोडावन का नाम तो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन जो पक्षी है उसका नाम है, और ये विलुप्त होती जा रही है, प्रजाति संकटग्रस्त है। रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया है। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको जो हमने बात की थी रेड डाटा बुक की, रेड डाटा बुक में गोडावन को शामिल किया गया है। ये आपको लिख लेना है कि रेड डाटा बुक, और इसमें किसमें शामिल किया गया है, रेड डाटा बुक में इसको शामिल किया गया है संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति जो सेकंड नंबर की हमने प्रजाति बात की थी, संकटग्रस्त यानी कि जो बहुत ज़्यादा संकट में, वो कभी भी विलुप्त हो सकती है। ये क्या है, विलुप्त होने की कगार पर है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये डाटा कि गोडावन संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आता है रेड डाटा बुक में, क्योंकि ये विलुप्त होने वाली है। फिर राज्य पशु चिंकारा। चिंकारा का आपको पता है, चिंकारा का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम गजेला बनेट्टी, गजेला बनेट्टी। और जो ऊँट है, ऊँट को अभी राज्य पशु शामिल किया गया है। ये तो वन्य जीव श्रेणी में था चिंकारा, ऊँट को शामिल किया गया। उसका ईयर पूछ लेते कि ऊँट को कब शामिल किया गया। ये शामिल किया गया 2014 में, ठीक है। अब इसमें से आपको याद क्या करना है, वैज्ञानिक नाम पुष्प, राज्य पुष्प रोहिड़ा यानी कि टिकोमेला अंडुलेटा, वृक्ष खेजड़ी प्रोसेपिस सिनेरेरिया, पक्षी गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर। लेकिन गोडावन को रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया है। यही आपको रेड डाटा बुक जब आप पढ़ रहे थे तो ये चीज़ आपको याद रखने की चीज़ है कि संकटग्रस्त प्रजाति में किसको, गोडावन को शामिल किया गया है। और राज्य पशु चिंकारा, इसका नाम है गजेला बनट्टी। और राज्य पशु एक और ऊँट, जो कि 2014 में शामिल किया गया। आगे चलेंगे, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करने नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन अब आपके लिए इस तरीके केवल दिखाने के लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये रामगढ़ विषधारी उस टाइम में बना था, नया नया बना था ये, तो ये एक तरह से करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, मई 2022 में। और 2022 में ये एग्जाम हुआ था, और मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बनाया, कन्वर्ट किया गया था, जो कि चौथा टाइगर रिजर्व था। उसके बाद में अभी और बन गया, धौलपुर करौली बन गया, और अभी छठा और प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है। अब धौलपुर करौली के तो नाम से पता लग रहा है कि धौलपुर और करौली जिले में, लेकिन इसके नाम से पता नहीं लग रहा है, इसमें जिला पूछ लिया गया। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे कुछ और क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी का मान लो क्वेश्चन, चाहे इसका जीवमंडल का मान लो, आप किसी भी तरीके से मान सकते हो। इसमें आंसर आता है फूलों की घाटी। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको जगह और नाम पता होने चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। फिर आगे कुछ और क्वेश्चन है, उससे पहले हम पढ़ेंगे एक ही क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या है। और ये मैंने बताया 2024 की थीम की हमने बात कर ली कि 2024 की थीम जो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता कब मनाया जाता है, 22 मई को। और 2024 की थीम क्या थी ये हमने बात कर ली। और साथ में मैंने बताया था कि 2025 की थीम आपको लिखनी है, और लिखनी क्या है, आपके करंट में वो अपडेट करवा दी जाएगी। करंट में यहाँ पे वो चीज़ अपडेट करवा दी जाएगी कि 2025 की थीम है, उसको जरूर से जरूर याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। ये देख लीजिए आप, 2019 की थीम क्या थी, ये पूछा गया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये आपको अब याद नहीं करना, अब इस क्वेश्चन को याद नहीं करना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुका है। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, है इसी चैप्टर का, लेकिन करंट से रिलेटेड है। फिर ये जैसे कि कांजीरंगा में क्या फेमस है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये वाला कहाँ पे स्थित है, भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है।
ये था नीलगिरी में, पहला जैवमंडल नीलगिरी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको बस ये जो फैक्ट हैं ये सारे फैक्ट पढ़ने, इसके साथ में हम चलेंगे। आप अपना जो दूसरा टॉपिक था, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, ये तो आपने पढ़ लिए, जैव विविधता संरक्षण किस तरीके से किए जाते हैं। लेकिन हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम है कि जैव विविधता एवं सतत विकास। तो इसका जो दूसरा भाग है ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये देखिए ये रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले दी गई 1987 में। फैक्ट आपको जो याद रखने वो तो ये है कि 1987 में किसने दी, बर्टलैंड आयोग द्वारा। बर्टलैंड प्रधानमंत्री थे नॉर्वे के, शायद नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे बर्टलैंड, उन्हीं ने आयोग बनाया और उनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई 1987 में। 1987 में ये रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट का नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य। सब याद रखना है आपको। 1987 में रिपोर्ट दी गई, किसने दी गई, बर्टलैंड आयोग के द्वारा। और बर्टलैंड के द्वारा रिपोर्ट दी गई, उसका नाम क्या था, हमारा साझा भविष्य। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। ये चारों चीज आपको याद रखनी है। 1987, बर्टलैंड, हमारा साझा भविष्य और आवर कॉमन फ्यूचर, ये सतत विकास की अवधारणा उनके द्वारा दी गई। अब सतत विकास होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी कि वो क्या करेंगे कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन करें, हमें ऐसा दोहन नहीं करना चाहिए कि जैसे कि हम यहाँ पे जिंदा है, मतलब हम मर गए तो उसके बाद में हमें क्या मतलब है, हम तो अभी के अभी सारा खजाना लूट ले। उस तरीके से हमें नहीं करना कि सारे पेड़ काट दिए जाएं, सारे पहाड़ खोद करके सारे खनिज निकाल ली जाएं, अभी के अभी सारा का सारा दोहन कर लें। ये पानी को बर्बाद करना है तो होने तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 10-20-50 साल बाद में मर जाएंगे। इस तरीके से आपको दोहन नहीं करना। आपको प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से यूजफुल कि आपकी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो, आप अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा उनका दोहन नहीं करें, लेकिन आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ है, जो सदियों तक जो आने वाली पीढ़ियाँ होगी, उनके लिए भी वो उपयोगी साबित हो, उनके लिए भी वो बचा रहे। मतलब उनको आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको नुकसान नहीं पहुँचाना। यही इसकी अवधारणा होती है कि जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुँचाए किए, यानी कि सतत विकास, उनका लंबे समय तक उपयोग किया जा सके। ये ऐसा नहीं हो कि हमें आज के साल या 10-20 साल में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो, लंबे समय तक, यानी कि सालों तक वो चीज़ें, सदियों तक वो चीज़ें बनी रहे। जो प्राकृतिक संसाधन है, जितने भी पेड़ पहाड़ नदियाँ, इनका एक तरह से विदोहन नहीं करना, इनको बुरी तरह से इनको खत्म नहीं करना। और प्राकृतिक संसाधनों को क्या है, आपको विवेकपूर्ण उपयोग करना है। कैसे कि विवेकपूर्ण उपयोग, आपको सोच समझ के उपयोग करना है कि कितने पेड़ कटने चाहिए, कितने कागज बननी चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे तो आपको नए पेड़ भी लगाने चाहिए। जैसे आप कोई बाग में जाते हैं, वहाँ पे अगर फल तोड़ करके आप खा रहे हैं तो फल तोड़ते तोड़ते आप उसको पेड़ को भी काट देंगे तो कुछ समय बाद में वो पेड़ खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि आपको दोबारा पेड़, आपको जब तक दोबारा पेड़ नहीं होगा तो दोबारा फल नहीं मिल सकता। और अगर आप दोबारा पेड़ लगाने जाएंगे तो वही बात हो जाएगी, 10-20 साल तक वो पेड़ फल नहीं देगा, 10-20-30 साल तक वो चीज़ नहीं देगी। और यदि आप पेड़ लगाएंगे ही नहीं तो वहाँ पे बिल्कुल ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आजकल जंगलों को काट दिया जाता है, नदियों को मोड़ दिया जाता है, सूखती जा रही है नदियाँ। पुराने जो प्राकृतिक संसाधन थे, जितने भी जो जल को संरक्षण की जो भी पुरानी टेक्निक थी, वो सब सूखती और बर्बाद होती जा रही है। अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये आने वाले टाइम के लिए हानिकारक हो जाएगा। और हमें इसी तरीके से, इसी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सतत विकास के उद्देश्य यही था कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचा के रखा जा सके। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव में क्या होगा कि अगर जैसे जल का स्तर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वो खतरा हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से विधोन करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी एक लिमिट रूप से बाहर निकले, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाए। और जो भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन जीव जंतु है उनका भी संरक्षण किया जाए, कोई जीव जंतु विलुप्त तो नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बात करती है सतत विकास की। सतत विकास में इसी तरीके की बातें की जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कुछ भी काम जो करने हैं वो किस तरीके से करने हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखते हुए। एक तो आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखते हुए ये कार्य किए जाने। और साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है सतत विकास के 3 स्तंभ या घटक होते हैं। और 3 स्तंभ या घटक कौन से होते हैं? एक तो होता है आर्थिक विकास। यहाँ पे आर्थिक विकास को संरक्षित रखते हुए ये बात की जाती है कि उसका आर्थिक विकास का भी ध्यान रखा जाए। दूसरे हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, कि हम पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए कोई भी कार्य करें। और तीसरी बात की जाती है यहाँ पे सामाजिक समानता की, यानी कि सामाजिक समानता भी बनी रहे।
3 चीज़ों की यहाँ बात की जाती है जो इसके स्तंभ या घटक कहलाते हैं: आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता। तो ये आपकी सतत विकास की बेसिक बात हुई कि सतत विकास में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि दूर तक की सोच रख के आपको बात करनी है कि आने वाले टाइम तक भी, आने वाले सालों तक वो चीज़ बनी रहे, यूज़फुल रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ें बनी रहे। इस तरीके से आपको उपयोग करना है कि अगर आप 100 पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 80 पेड़ तो वापस भी लगाओ, या फिर और उल्टा ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और इस तरीके से पानी को भी बर्बाद नहीं करो। आपको हर चीज़ों की आपको संरक्षित करते हुए वहाँ पे बात करना है। आपको फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि धुआं ही धुआं हो करके आप सब कुछ बिल्कुल पर्यावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दो कि आने वाले लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मर जाएं। इस तरीके से आपको काम नहीं करना। ये नहीं सोचना कि सिर्फ हम जी जाएं, हमारे बाद में कुछ भी हम देखा जाएगा, में कोई मतलब नहीं है। आपको आगे तक की सोच रखते हुए काम करना है। इसीलिए सतत विकास के लिए कुछ कार्य किए गए जिसको हम आगे देखेंगे। कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन, सबसे मेन इसमें सतत विकास के लिए जो बात की गई वो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015 में की गई। और ये कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। जगह याद रखना है, ईयर याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन इस तरीके के सम्मेलन करवाता है। यूनाइटेड नेशन जो कि सारे राष्ट्र में सभी देशों का एक समूह होता है, वो बात करता है इस तरीके की कि सतत विकास हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से ऐसा कार्य किया जाए कि देशों को बाध्य किया जाए, किस तरीके से उनसे ये कार्य करवाया जाए कि आगे तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे। तो ये जब सब मिलकर के, पूरे देश मिलकर के इस कार्य को करेंगे तभी जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई अमेरिका काम करने लग जाए, इंडिया काम करने लग जाए, लेकिन चाइना माने नहीं और चाइना जाकर के फैक्ट्रियाँ लगाई जाए और खूब पर्यावरण प्रदूषण करे। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं माना जा सकता। इसलिए यहाँ पे क्या, सबकी सहमति होना जरूरी होती है। तो संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015 में न्यूयॉर्क में हुआ। इसमें 2015 में क्या हुआ कि 17 एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने? 17 गोल्स निर्धारित किए गए और उसके साथ में 169 टारगेट फिक्स किए गए। 17 तो इसमें क्या थे? गोल। 17 गोल थे इसमें, 169 इसमें 169 टारगेट्स थे। और इसके साथ में ये कहाँ पे किया गया? न्यूयॉर्क में। और ये कब हुआ? 2015 में। ये आपको याद रखना है फैक्ट। अब ये जो इनको मिला करके सम्मिलित रूप से क्या बोला गया? इसको मिला करके बोला गया एजेंडा 2030। इसको बोला गया एजेंडा 2030। एजेंडा 2030 कैसे? कि इन्होंने एक टारगेट फिक्स किया कि हमें 2030 तक इस तरीके से कार्य करने, कुछ गोल्स निर्धारित किए गए। जो 17 गोल्स निर्धारित किए गए, ये निर्धारित किए गए थे कि 2030 तक हमें इस तरीके से कार्य करना है कि ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद्यमान हो सके। और वो ये जब देख लीजिए आप 2015 में तो ये बात चल रही है, तो इसको लागू कब से किया गया? ये मान लीजिए कि 2016 की स्टार्टिंग से ही, 2016 की स्टार्टिंग से लेकर के 2030 तक हमें ये काम करने। 2016 से 2030 तक, 1 जनवरी 2016 से 2030 तक अगर आप ये काम करोगे तो इसलिए इसका नाम एजेंडा 2030 रख दिया गया कि एजेंडा 2030 इसका नाम रखते हैं ताकि 2030 तक हमें ये टारगेट करने। और इसमें यूएन के 193 सदस्यों ने साइन किए थे। अब इसमें मुख्य रूप से फोकस किस पे किया गया? मुख्य रूप से फोकस किया गया एक तो P5 पे। P5 क्या क्या होते हैं? प्लांट, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप। ये P5 पे आपको यहाँ पे बल दिया गया। और साथ में यहाँ पे क्या किए गए? 17 एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए। अब आपको इसमें याद रखने वाली बात क्या कहती कि सबसे पहले तो 17 एसडीजी गोल्स निर्धारित किए गए, 169 यहाँ पे टारगेट थे। एजेंडा 2030 इसको कहा गया। 2016 से 2030 तक उनको वो टारगेट्स अचीव करने, मतलब सारे देशों के लिए एक टारगेट फिक्स कर दिया गया कि आपको ये काम करना है तो करना है, 2030 तक आपको लागू करना है। भारत भी लागू करेगा, हम देखेंगे आगे कैसे। P5 पर इसको जोड़ दिया गया। और 17 एसडीजी क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो 17 एसडीजी क्या है, आपको पूरे के पूरे याद करने वो। अब इसके साथ में हर साल इसकी रैंकिंग जारी होती है। ये आपके करंट फैक्ट है कि हर साल कि एसडीजी में भारत का कौन सा स्थान रहा, इसकी रैंकिंग जारी होती है। तो एसडीजी में ये बात करेंगे हम। एसडीजी में 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 2024 नहीं, 2023-24 में इंडिया की रैंकिंग रही थी 166 देशों की। अगर ये रैंकिंग जारी हुई तो उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 109वीं। ठीक है, 166 देशों में से 109वीं रैंकिंग थी इंडिया की। तो इस तरीके से ये तो पिछले साल की डाटा था। अब जो आर्थिक समीक्षा आई है, जो अभी तक आई नहीं है, आज जब हम पढ़ रहे हैं अभी तक आर्थिक समीक्षा नहीं आई है, लेकिन उसमें ये अपडेटेड डाटा आएगा। वो आपको यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी। इसलिए आप यहाँ पे एक कॉलम बना करके छोड़ सकते हो कि यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगी? इंडिया की रैंक। अब कौन सी रैंकिंग है?
वो भी पूछी जा सकती है, क्योंकि करंट का फैक्ट तो ये वाला हो जाएगा। अभी तक रैंक आई नहीं है, लेकिन ये जब भी आएगी आपको अपडेट करवा दी जाएगी। नोट्स और करंट की आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, करंट यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट करवा दी जाएगी। तो ये जो रैंक है, ये रैंक आपको याद रखनी पड़ती है कि एसडीजी में इंडिया की कौन सी रैंक है। तो 166 देशों में 109वीं रैंक ये रैंक थी। अब तक 109वीं रैंक ही है अभी तक, आज जब हम क्लास ले रहे हैं जब तक 109वीं रैंक है, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों में जल्दी ये जारी हो जाएगा। जो इंडिया की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे था, वो उसके अंदर ये रैंक दे दी जाएगी। आगे हम बात कर रहे थे 17 गोल्स की। तो वो 17 गोल्स कौन कौन से होते हैं, उन 17 गोल्स की हम बात करें तो 17 गोल्स आपको, सबसे पहला गोल जैसे कि क्या था, मतलब सतत विकास में क्या क्या बातें की गई, वो गोल्स निर्धारित किए गए। पहला गोल था नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की पूर्ण समाप्ति, यानी कि कोई भी गरीब नहीं रहे। अब इसके लिए आपको योजनाएं बनानी है कि किसी भी देश में कोई गरीबी से नहीं मरे, गरीब नहीं रहे। तो ये सबसे पहला सतत विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यूएन ने ये निर्धारित किया कि सारे देशों में आपको ये, मतलब सरकारों के ऊपर ये दबाव बनाया गया कि सरकारें ये चीज़ें करें कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति हो सके। फिर दूसरा गोल क्या था, जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी की समाप्ति हो सके, कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इस तरीके की योजनाएं भी बनाई गई, जैसे कि अन्नपूर्णा वगैरह जो योजनाएं चलती है वो इसी पे आधारित, उनको इनका इम्प्लीमेंट करने के लिए वो योजनाएं चलाई जाती है। फिर आगे अच्छा स्वास्थ्य, तीसरे नंबर पे अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य के लिए आपके क्या है, यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल्स फ्री कर दिए जाते हैं, और मतलब जांचें फ्री होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्थापित होते हैं। ये सब इसके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए कई सारे काम किए जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये पूरा एक है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग। फिर चौथे नंबर का गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए यूएन का एक संगठन भी है जो आपको फंडिंग देता है। जो यूएन का कोई संगठन है जो आपको फंडिंग देता है, हर देशों को, जो भी पिछड़े हुए देश है जिनके पास में पैसों की कमी है, वो उनको फंडिंग देता है। किसके लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि शिक्षा के जो बेसिक स्तर है उसमें सुधार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। फिर पांचवा इसमें जेंडर इक्वलिटी, यानी कि लैंगिक समानता की बात करता है। छठा क्या है इसमें, साफ पानी और स्वच्छता, यानी कि सबका साफ पानी और स्वच्छता पर अधिकार है। अब जैसे कि इस साफ पानी और स्वच्छता के लिए आप ये मान लीजिए कि अभी नया मिशन शुरू किया गया, जल जीवन मिशन। अब ये जल जीवन मिशन, और ये किसके लिए शुरू किए जा रहे हैं, इन गोल्स की अचीवमेंट के लिए, कि इस तरीके के जब मिशन शुरू किए जाएंगे तो ये वाले गोल्स अचीवमेंट होंगे। फिर आगे हम बात करेंगे सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जैसा मैंने बताया कि कई जैसे फैक्ट्रियाँ कोयले, पेट्रोल, इनका दहन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वातावरण में प्रदूषण फैलेगा। तो इसलिए इस तरीके के गोल्स निर्धारित किए जाए कि आप सस्ती ऊर्जा का, या आप मान लीजिए कि सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा का आप उपयोग करें, सस्ती ऊर्जा का उपयोग करें, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करें, हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, उनका आप उपयोग करें, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी उनका उपयोग करें, ताकि कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अचीवमेंट हो सके। अब इसके तहत जैसे कि उज्ज्वला योजना, सिलेंडर, ताकि आप लकड़ी नहीं जलाएं और सिलेंडर लोगों को दिए जाए, उज्ज्वला योजना, इस तरीके की योजनाएं चलाई जाती है। योजनाएं याद नहीं रखनी, आपको गोल्स याद रखने कि कौन से नंबर पे कौन सा गोल है। सबसे पहले नंबर पे गरीबी, पहला नंबर सबसे छोटा नंबर है, इसके पास मान लीजिए एक ही रुपया, यानी कि सबसे गरीब है, 1 रुपया गरीब है, तो इसको पैसा दे दो, पैसा दे देंगे। पैसा देने के बाद में इसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो सबसे पहले क्या है, अपनी भूख की शांत करेगा। पैसा मिलते आदमी क्या करेगा, कुछ खाएगा। तो पैसा मिलते कुछ खाएगा, यानी कि भूखमरी की समाप्ति। अब भूखमरी की समाप्ति होगी तो उसका स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, यानी कि तीसरे नंबर पे आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, उसका जीवन स्तर और स्वास्थ्य थोड़ा सा बढ़ेगा। फिर उसके बाद में जैसे गरीबी की समाप्ति हो गई, भूख उसकी शांत हो गई, अब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। अब वो क्या सोचेगा कि अब थोड़ा पढ़ लिख लिया जाए, या अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचेगा ताकि वो आगे गरीबी में नहीं रहे। इसलिए चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर दे दी जाए, लड़कों और लड़कियों में दोनों को अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे दी जाए तो यहाँ पे लैंगिक समानता आ जाएगी, यानी कि लड़कियों को भी अगर शिक्षा दी जा रही है तो लैंगिक समानता की यहाँ पे बात होगी। ये होगी लैंगिक समानता पाँचवें नंबर पे। तो ये मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये अभी अभी मैंने सोचा है कि इस तरीके से आप याद किया जा सकता है। आप आगे भी इसी तरीके से आप पूरे 17 गोल्स याद किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी आरएस के एग्जाम में भी इस तरीके से एक गोल्स पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन सा गोल है, सीधा नंबर पूछा था, और ये आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन था। आप इस तरीके से गोल्स इसमें याद रख सकते हैं, जितने हो जाए उतने अच्छे हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ऑप्शन होते हैं तो कुछ ऑप्शन कट के भी हो सकते हैं। बाकी इसमें करंट फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये साफ पानी 6 नंबर का, और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा 7वें नंबर पे। फिर आगे बात करेंगे अच्छा काम और आर्थिक विकास। अच्छा काम और आर्थिक विकास यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये है 8वां। फिर हम बात करेंगे उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, ये है 9वां। फिर बात करेंगे असमानता में कमी 10वां।
टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास ये 11वां, और जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन ये 12वां। फिर आगे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन है आपके पास में 13वां। और उसके बाद में पानी में जीवन, पानी में जीवन यानी कि पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते हैं, मछली वछली, उनको भी मतलब शांतिपूर्ण जीवन मिल सके। ऐसा नहीं हो कि आप समुद्र में से कोई जहाज लेकर के जा रहे हो तो उससे वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मतलब जो उसके अंदर जो मछलियाँ, जीव जंतु, पानी के अंदर जो भी जितने जीव जंतु रह रहे हैं, उनको कोई भी प्रताड़ना या कोई परेशानी नहीं हो। आप ऐसा नहीं हो कि केमिकल आप समुद्र के अंदर आपका गिर रहा है, उसकी वजह से उनको सांस लेने में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में उनकी कमी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। यानी कि पानी में भी जीवन जीने का अधिकार है उनको। तो इस तरीके की कार्य किए जाए कि पानी में भी जीवन मिले। कोई कचरा आप पानी के अंदर नहीं डालें, जैसे कि गंगा सफाई योजना आप इसमें मान सकते हैं कि गंगा सफाई अभियान, ताकि पानी में स्वच्छता है। फिर आप बात करेंगे 15वां, भूमि पर जीवन। जिस तरीके से पानी में जीवन की बात की गई, उसी तरीके से भूमि पर जीवन की बात की गई 15वें नंबर पे। शायद ये पानी में जीवन ही आपके पास में आरएस में पूछा यही गया था कि लाइफ बिलो वाटर कौन से नंबर का एसडीजी है, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, और एसडीजी का नंबर पूछा गया है। इस तरीके से नंबर पूछ लिए जाते हैं, आपको बस केवल ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर आगे शांति और न्याय के लिए संस्थान, ये है 16वां नंबर, और है लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ये है आपका 17वां नंबर। इस तरीके आपको ये गोल्स के सारे नंबर याद करने हैं। ये नंबर आपने याद कर लिए, बस ये काफ़ी आपके पास में 17 गोल। बाकी मेन याद रखने वाली बात क्या है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में न्यूयॉर्क में हुआ 17 एसडीजी डिसाइड किए गए और 169 यहाँ पे टारगेट्स थे। इसका नाम किया गया एजेंडा 2030, और ये 2016 से 2030 तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। P5 पर इसका विशेष बल दिया गया, और ये इसमें इंडिया की रैंक अभी कितनी है, 109। आगे यहाँ पे करंट में आपको ऐड करनी है, ये आपको थोड़ी जगह लिखनी है, ये आपको ऐड करनी है। इसलिए मैंने ये लाइन लिखी नहीं है, क्योंकि ये लाइन आपको रैंक ऑफ इंडिया अभी तो 109 है, आगे जो भी आएगी वो भी आपको साथ में लिखनी है। फिर इसकी 17 गोल्स हो गए। 17 गोल्स को आप देखना चाहें तो इस तरीके से ये यूएन इस तरीके से 17 गोल्स यहाँ पर डिसाइड करता है। कौन सा? नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्विलिटी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रेस्पॉन्सिबल। और ये इस तरीके से आपके पास में पूरे 17 गोल, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये पूरे 17 गोल्स थे जो यूएन के द्वारा डिसाइड किए गए। और ये क्या कहलाते हैं? 17 एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपको ध्यान रखने हैं कि इस तरीके से ये 17 गोल्स है। आगे हम देखेंगे कि कुछ और सम्मेलन हुए यूएन के द्वारा ही, या फिर कहीं भी आपके पास में क्लाइमेट के लिए, सतत विकास के लिए, इस तरीके से जो भी आपके पास में सम्मेलन हुए जैव विकास के लिए, वो सारे सम्मेलन की आपको डेट और जगह याद रखनी है। जैसे पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, और ये कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो। इसकी हमने बात कर ली थी कल भी कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। एक तो हो गया ये। अब इसमें क्या है, इसमें सतत विकास के एजेंडा 21 को अपनाया गया। एजेंडा 21, आपको एजेंडा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एजेंडा 21 किसमें अपनाया गया? पृथ्वी सम्मेलन 1992, और ये कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। जगह का नाम भी आपको याद रखना है, ईयर का नाम भी। इसके बाद में हम बात करेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002, ये कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 जोहान्सबर्ग में ये हुआ। और उसके साथ में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 वाला कहाँ पे हुआ? ये वापस से रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसको क्या बोलते हैं वापस? रियो +20। ये देख लो, पहले रियो में हुआ था 1992 में, और 20 साल बाद में दोबारा 2012 में कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो दोबारा से, इसलिए इसको रियो 20 भी बोलते हैं। फिर एक पेरिस समझौता हुआ, जिसको COP21 भी बोलते हैं। COP21 इसको बोलते हैं। और यहाँ पे 2015 में हुआ। अब इसके अंदर भी पेरिस समझौते में क्या डिसाइड किया गया? इसमें भी इस तरीके से डिसाइड किया गया कि अब जो विकासशील देश है या विकसित देश है, वो इस तरीके से कार्बन का उत्सर्जन करें कि कार्बन का उत्सर्जन जो वैश्विक तापमान में वृद्धि है, वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो। यानी कि वैश्विक तापमान में जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लिमिटेड किया जाए कि इतना ही तापमान में वृद्धि हो सके। और कोशिश करें कि इस 2 भी नहीं, इसको 1.5 किया जाए। ये आप सीधी सी बात इसको समझ लीजिए, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा वैश्विक तापमान में वृद्धि नहीं हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पेरिस समझौता, जिसको COP21 भी बोलते हैं, ये 2015 में हुआ। इतना काफ़ी है। आप इसमें ईयर याद रख सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी में भी आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आती है।
आगे हम बात करेंगे दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जो करंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, 2-3 फैक्ट हैं आपके पास में, वो करंट से रिलेटेड आपको करवा दी जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन और आया था, ये कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कब आयोजित हुआ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। और आप देख लीजिए, अभी आपने पढ़ा कि एसडीजी का जोहान्सबर्ग में, एसडीजी नहीं, सतत विकास का शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में। ये आपने बात की अभी लास्ट स्लाइड में, ये रहा जोहान्सबर्ग में 2002 में। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्चुअल डाटा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। आपको बस याद क्या रखना है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि स्वस्थानी और बहिस्थानी क्या होता है। स्वस्थान उनके खुद के प्राकृतिक आवास, जिस तरीके से वो रहते हैं उसी तरीके के उनके अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र इस तरीके से विकसित किया जाए और वहाँ पे उनको रखा जाए। जैवमंडल रिजर्व, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व। इसी तरीके से बहिस्थान कौन सा होता है? बहिस्थान जैसे कि कृत्रिम आवास होते हैं। कृत्रिम आवास में आएंगे वनस्पतिक उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, चिड़ियाघर और एक्वेरियम। फिर हमने बात की कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की, जिसमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। इसमें से जगह याद रखनी, काजीरंगा असम, गिर गुजरात, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, सतपुड़ा मध्य प्रदेश और सुंदरवन पश्चिम बंगाल। फिर हमने बात की रणथंबोर केवलादेव, ये आपको पता है राजस्थान में, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड। आगे हम बात करेंगे अभ्यारण्य, जिसमें जीवों के शिकार और आखेट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, लेकिन उसमें कुछ प्राइवेट संस्थाओं को अनुमति दे दी जाती है। किसके लिए? कि अगर उनका क्रियाकलाप रचनात्मक रूप से हो, जिससे नेचर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। आगे हम देखेंगे कि भारत के कौन से अभ्यारण्य कौन से? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग प्राणी विहार बिहार, नाल सरोवर गुजरात, मनाली हिमाचल प्रदेश और केदारनाथ उत्तराखंड, ये तो आपको पता है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। फिर हम बात करेंगे जीवमंडल नीचे, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी 1986 में, यानी कि इसको वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये कौन कौन से कुछ और भी है कि ग्रेट निकोबार कहाँ है? कांजीरंगा और मानस असम में, नीलगिरी कर्नाटक केरल के बीच में, नंदा देवी उत्तर प्रदेश, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश और थार रेगिस्तान आपको पता ही है। इसके अलावा हमने बात की कुछ ईयर्स की, ईयर आपको याद हो ही गए होंगे। बाद में हम करंट की जब बात करते हैं तो करंट की बात में आपको याद रखना है कि टाइगर रिजर्व अब कितने हो गए? 57। ये आपको बहुत याद रखना है कि टाइगर रिजर्व 57 हो गए। 57वां कौन सा है आपके पास में? रातापानी। कहाँ है? 57वां आपके पास है रातापानी, जो कि एमपी में। उसके अलावा राजस्थान में 5 थे, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में 5 है। और छठा कौन सा बन रहा है? अब छठा बनने वाला है कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर रामसर साइट आपकी 89 हो चुकी है, बिल्कुल करंट है कि 4 नई रामसर साइट जुड़ी है। ये दोनों है आपके तमिलनाडु में, खेचे ओपलरी है सिक्किम में और उधवा झील है झारखंड में। बाकी आपके पास में इसमें कुछ ऐसे कोई जगह करंट का है नहीं, सिर्फ यही 2 फैक्ट आपके करंट के ज़्यादा थे। प्रतीक चिन्ह में आपको इनका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। और गोडावन में आपको ये ध्यान रखना है कि गोडावन रेड डाटा बुक में किस में शामिल होता है? संकटग्रस्त प्रजाति में। इसके अलावा आपके ये क्वेश्चंस थे जो आपको पता है कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। फिर हमने बात की सतत विकास की, जो आपको पता है कि 1987 में बर्टलैंड कमीशन द्वारा ये दिया गया। इसका रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें इसके 3 स्तंभीय घटक होते हैं। और इसके बाद में इसमें बात की गई 17 एसडीजी लक्ष्यों की और 169 इसमें टारगेट से। एजेंडा 2030 इसको कहा गया, P5 पर इस पर जोड़ दिया गया। और रैंक इसकी अब जो भी करंट आएगी वो आपको याद रखनी है। कुछ सम्मेलन थे जिनको आपको याद रखना है। पेरिस समझौता COP21 2015, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 का हुआ रियो डी जेनेरियो। जगह से आपको याद रखना है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 वाला हुआ रियो डी जेनेरियो, और 1992 वाला भी कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में। और 2002 वाला जोहान्सबर्ग में। ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास होती है आज की कंप्लीट। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जैव विविधता और सतत विकास को आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारी ये पर्यावरण आज पूरी हो चुकी है। 20 क्लासेज आपकी हो चुकी है। अब आपकी बची है बायो के 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें से एक चैप्टर तो है आपके पास में उत्तक, जिसके लिए मैंने कहा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। तो इसमें नाम भी आपके लिए बहुत टफ नाम पड़ जाते हैं। चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ये आपके पास, ये मान लीजिए इसमें जो इजी नाम होंगे, ये जो इजी तरीके से, इसको जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसको क्वेश्चन इसमें ज़्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 2 चैप्टर आपके पास में बचते हैं।
वो 2 चैप्टर आपके पास लगभग 4 क्लासेज में आपके पास में ये 2 चैप्टर पूरे हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 25 क्लास के अंदर अंदर ये सारी जो क्लासेज हो जाएगी, तो 25 क्लास में आपके पास में साइंस कंप्लीट आ जाएगी। बस आपको इसी चैनल के साथ में बने रहना है। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट देख रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी उमंग के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।